कहानी एक वैम्पायर सुनवू के बारे में है जो 21वीं सदी में जागता है और एक गरीब लड़की से मिलने के बाद उससे गहरी मोहब्बत कर बैठता है। अतीत में सुनवू और उसकी इंसान पार्टनर हेसुन पर वैम्पायर हंटर्स हमला कर रहे थे। बचने की कोशिश में सुनवू ने अपनी शक्तियों से उड़ना शुरू किया, लेकिन बीच में उस पर तीर लग गया और वह नीचे गिर गया। हेसुन ने उसे भागने को कहा क्योंकि हंटर्स उसके पीछे थे, लेकिन जब एक तीर हेसुन की तरफ आया तो सुनवू पागल हो गया और अपनी वैम्पायर रूप में आ गया। हेसुन ने उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश की, पर एक हंटर ने हेसुन को घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सालों बाद सुनवू इंसानों के बीच छुपकर रह रहा था, अपनी असली पहचान छुपाकर अपने वैम्पायर दोस्त ली और पार्क के साथ। लोग उसकी आकर्षक शख्सियत के दीवाने थे, पर सुनवू अब भी हेसुन को प्यार करता था और दोबारा प्यार महसूस करने के लिए इंसान बनना चाहता था। ऊपर वाला उसकी मदद के लिए एक पुराना बोलने वाला बिल्ली भेजता है, मिस्टर को, जो उसे इंसान बनने का तरीका बताता है। उसे 100 साल तक बिना रुके एक ताबूत में सोना था। उसके दोस्तों को शक था, पर सुनवू ने इरादा कर लिया। अपने आप को सील करने से पहले उसने अपनी हवेली अपने वफादार बटलर जू के हवाले कर दी, जिससे वादा लिया कि उसके वंशज उस हवेली का ख्याल रखेंगे। सुनवू एक आईना भी साथ रखता है ताकि जागने पर देख सके कि क्या वह इंसान बन गया है। 100 साल बाद जू की वंशज इन्हें अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रही होती है। वह स्कूल नर्स के तौर पर काम करती है और एक छोटी सी किराए की जगह में रहती है। एक दिन वह एक बुली किए गए छात्र की मदद करती है, जिससे उस छात्र की गुस्से वाली माँ से उसका झगड़ा हो जाता है। बाद में उसका मकान मालिक बिना बताए प्रॉपर्टी बेच देता है और इन्हें को बेघर कर देता है। वह मकान मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह एक पुराना फ्रॉड है जो लोगों को धोखा देने का बिजनेस करता है। लोन लेने की कोशिश भी फेल हो जाती है और वह पूरी तरह से थक जाती है। जब सब कुछ खत्म लग रहा होता है, इन्हें को एक अजीब कॉल आता है, जिसमें पता चलता है कि उसके पिता के मरने के बाद उसे सुनवू की हवेली विरासत में मिली है। उसे ये नहीं पता था कि उस हवेली में राज छिपे हुए हैं और सुनवू, जो इंसान बनने की उम्मीद में सोया था, अब जागने वाला था। रहने की जगह न होने के कारण इन्हें हवेली में शिफ्ट हो जाती है। हालांकि उसे उस घर के बारे में भूतों की कहानियां सुनकर डर लगता है। घर देखते हुए वह बेसमेंट में पहुंचती है, जहां बीच में एक बड़ा ताबूत पड़ा होता है। जिज्ञासा में वह ताबूत खोलती है और अंदर एक आदमी पड़ा होता है। वह आदमी सुनवू अचानक जाग जाता है और बाहर निकलता है, इन्हें को डरा देता है। पहले तो सुनवू बहुत खुश होता है। उसे लगता है उसका 100 साल का रिवाज पूरा हो गया और वह इंसान बन गया है। वह इन्हें का शुक्रिया करता है हवेली का ख्याल रखने के लिए, पर इन्हें, जिसे उसकी बातें समझ नहीं आती, गुस्से में उसे घर से निकलने को कहती है। बोलती है, ये मेरा घर है। थोड़ी देर बाद सुनवू को महसूस होता है कि उसे अब भी इंसानों का खून चाहिए, और जब वह आईने में अपनी धुंधली परछाई देखता है, उसे समझ आता है कि वह एक दिन पहले जाग गया है। अब वह न पूरा वैम्पायर है न पूरा इंसान, बीच में अटका हुआ है। गुस्से में आकर वह इन्हें को काटने की कोशिश करता है, पर इन्हें उसके गले पर दांत मार लेती है, जिससे सुनवू को तेज दर्द होता है। वह दर्द से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। घबराकर इन्हें उसे चेक करती है और देखती है उसका दिल धड़क नहीं रहा। उसे लगता है वह मर रहा है, इसलिए वह उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कोशिश करते हैं, पर उन्हें कोई साइन नहीं मिलता और वे उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन अस्पताल के खून की गंध से सुनवू दोबारा होश में आ जाता है। वह अपने ब्लड लस्ट को कंट्रोल करता है, पर अब भी इन्हें से गुस्सा होता है। गुस्सा होने के बाद भी वह अस्पताल छोड़कर हवेली लौट जाता है। इन्हें गिल्ट महसूस करती है और अस्पताल का बिल अपने क्रेडिट कार्ड से भर देती है। 100 साल में दुनिया बदल चुकी होती है, इसलिए सुनवू आधुनिक कोरिया में रास्ता भटक जाता है। इन्हें परेशान होकर उसे और मदद करने से मना कर देती है। सुनवू शहर में भटकते हुए हैरान होता है, नए जमाने के लोगों और चीजों को समझने की कोशिश करता है। उसे एक बिल्ली दिखती है जो मिस्टर को जैसी लगती है। वह उसके पीछे चलता है, पर बाद में समझता है कि वह मिस्टर को नहीं है। बाद में उसे 2 अच्छी औरतें मिलती हैं जो उसे रास्ता बताती हैं। आखिर वह हवेली पहुंच जाता है और सोचता है कि एक दिन और ताबूत में सो जाए ताकि रिवाज पूरा हो जाए। पर जब वह बेसमेंट पहुंचता है तो देखता है ताबूत राख बन चुका है। अब रिवाज पूरा करना नामुमकिन है। जब इन्हें वापस आती है, वह सुनवू को वहां देखकर शॉक हो जाती है। वह उसे निकालने के लिए चिल्लाती है, कहती है, ये मेरा घर है। सुनवू समझाता है कि ये हवेली उसकी है और उसके परदादा जू को दी गई थी, पर इन्हें उसकी बात नहीं मानती।
और न ही वैम्पायर वाली बात पर यकीन करती है। परेशान होकर सुन वो अपनी शक्तियां दिखाने की कोशिश करता है पर कुछ भी काम नहीं करता। जब वह इन्हेई की आंखों में अपनी परछाई देखता है तो उसे हैरानी होती है क्योंकि ऐसा पहली बार होता है। परेशान और गुस्से में इन्हेई उसे हवेली से निकाल देती है। गलियों में भटकता हुआ सुनवू मिस्टर को ढूंढ रहा होता है जब उसे इन्हेई दिख जाती है। उसकी बुरी हालत देखकर इन्हेई उसे कुछ नूडल्स देती है। पहली बार इंसानों का खाना चखकर सुनवू को वो नूडल्स बहुत स्वादिष्ट लगते हैं क्योंकि अब वह आधा इंसान बन चुका था। वह ज्यादा खा लेता है और अजीब तरीके से नशा हो जाता है। गुस्से में वह इन्हेई को दोष देता है कि उसने उसका 100 साल का रिवाज बिगाड़ दिया। इन्हेई उसके अजीब व्यवहार से हैरान हो जाती है, समझ जाती है कि इस आदमी में कुछ तो अलग है। जब सुनवू उठता है वह देखता है कि इन्हेई उसे छोड़कर जा चुकी है। वापस मेंशन जाते हुए सुनवू को आखिरकार मिस्टर को मिल जाता है जो अपना असली रूप दिखाता है। सुनवू उसे देखकर सुकून महसूस करता है। मिस्टर को ये सुनकर निराश हो जाता है कि सुनवू पूरा इंसान बनने में असफल रहा। जब मिस्टर को ये जानता है कि एक लड़की ने ताबूत एक दिन पहले खोल दिया था तो वो हैरान हो जाता है। कहता है कि एक आम इंसान के लिए उस ताबूत को खोलना इतना आसान नहीं होना चाहिए था। अगले दिन सुबह इन्हेई अपने पुराने अपार्टमेंट जाती है अपना सामान लेने के लिए क्योंकि बिल्डिंग तोड़ने वाली होती है। वहाँ उसे उसका कॉलेज दोस्त दुसिक मिलता है जो अब उस जगह का नया ऑनर होता है। जब दुसिक उसकी आर्थिक समस्याओं के बारे में जानता है तो मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन इन्हेई अपनी आत्मसम्मान के लिए मना कर देती है। वापस घर जाते हुए इन्हेई को वही प्रॉपर्टी ओनर मिलता है जिसने उसका डिपॉजिट लेकर भाग गया था। अपने पकड़े जाने का एहसास होते ही वो आदमी भागने लगता है और इन्हेई उसके पीछे दौड़ पड़ती है। इसी दौरान सुनवू को अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस होता है, बिल्कुल उसी जगह जहां इन्हेई ने उसे काटा था। उसके स्वाभाविक इंद्रिय उसे बताते हैं कि इन्हेई मुसीबत में है। उसे बचाने के लिए सुनवू मिस्टर को के दिए हुए खून की बोतल पीता है और अपनी वैम्पायर शक्ति दोबारा प्राप्त कर लेता है। अपनी शक्तियां वापस मिलते ही वो आसमान में उड़कर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इन्हेई उस फ्रॉड आदमी को एक अंधेरी गली में घेर लेती है पर वो उस पर हमला कर देता है। जैसे ही वो इन्हेई को नुकसान पहुंचाने वाला होता है सुनवू वहां पहुंच जाता है और अपनी असाधारण ताकत से एक स्टील पाइप मोड़ देता है जिससे वो आदमी डर कर भाग जाता है और इन्हेई बच जाती है। इन्हेई हैरान रह जाती है, समझ जाती है कि सुनवू वाकई एक वैम्पायर है। वो अभी उसका शुक्रिया भी नहीं कह पाती कि तुरंत स्कैमर को पकड़ने और पुलिस के हवाले करने भाग जाती है। सुनवू को जमीन पर इन्हेई का बटुआ मिलता है और वो उसे मेंशन ले जाता है। अपनी गर्दन के दर्द से परेशान वो एक मॉल में चला जाता है जहां वो बिना सोचे समझे नए कपड़े, एक लिमिटेड एडिशन फोन और ईयरबड्स खरीद लेता है। सब कुछ इन्हेई के क्रेडिट कार्ड से। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके इस काम से इन्हेई कितनी गुस्से में आने वाली है। जब इन्हेई को पता चलता है कि सुनवू ने उसके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग स्प्री की है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। गुस्से में वो मजाक में कहती है, बस मुझे काट लो और मेरी जिंदगी खत्म कर दो। पर सुनवू उसे शांत करता है और कहता है, टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। फिर सुनवू बेसमेंट में जाकर अपने ताबूत के नीचे रखा सोना निकालने जाता है, लेकिन बॉक्स पूरी तरह खाली मिलता है। वो समझ नहीं पाता पर इन्हेई पहले से अंदाजा लगा चुकी होती है कि ऐसा ही होगा। पैसे वापस पाने के लिए इन्हेई तय करती है कि वो सुनवू के खरीदे कपड़े ऑनलाइन बेच देगी। एक महंगे कोट के लिए उन्हें खरीदार मिल जाता है और अगले दिन सुनवू उससे मिलने जाता है। उसे देखकर सरप्राइज होता है कि खरीदार कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त ली है। सुनवू अपनी हालत बताता है और दोनों मिलकर पार्क के रेस्टोरेंट जाते हैं उससे लोन मांगने, लेकिन ली और पार्क दोनों ही पैसों की तंगी से जूझ रहे होते हैं, इसलिए मदद नहीं कर पाते। उधर इन्हेई अपने पुराने अपार्टमेंट से सामान बांध रही होती है, तब उसका दोस्त दुसिक वहां आता है। ये जानकर कि इन्हेई शिफ्ट हो रही है, दुसिक उसे मेंशन तक छोड़ने का ऑफर करता है। मेंशन पहुंचकर दुसिक सुनवू को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, तो इन्हेई झूठ बोल देती है कि सुनवू यहाँ का केयर टेकर है। मेंशन के अंदर सुनवू कोट बेचकर जो थोड़ा पैसा कमाता है वो इन्हेई को दे देता है, लेकिन उसका कर्ज अब भी बाकी होता है। इन्हेई उससे लिखित वचन लेने को कहती है कि वो 6 महीने में पैसा वापस करेगा। ली उसके लिए नकली आईडी बनाने में मदद करता है और कहता है, एक जॉब ले लो, कुछ तो कमा लोगे। सुनवू एक जॉब ले भी लेता है, पर पहले ही दिन एक बाइकर से टक्कर होने पर उसका दूध गिर जाता है और उसे निकाल दिया जाता है। थका मांदा और उदास वो मेंशन लौटता है जहां इन्हेई सफाई कर रही होती है, क्योंकि उसे अब भी कर्ज चुकाना था। इन्हेई कहती है, तुम सफाई में मदद करो, मैं तुम्हारा थोड़ा कर्ज कम कर दूंगी। दोनों मिलकर मेंशन साफ करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। आराम करते हुए सुनवू इन्हेई को मेंशन का पुराना राज बताता है। वो कहता है कि ये जगह पहले एक छोटा सा हाइडआउट था जहां वो अपनी प्रेमिका के साथ रहता था। उसके मरने के बाद उसने उस जगह को एक बड़ा खूबसूरत मेंशन बना दिया।
एक यादों से भरा हुआ घर। एक शाम सुनवू छत पर बैठा होता है जब उसका बाइट मार्क जलने लगता है। उसे लगता है इन्हेई खतरे में है। वो तुरंत नीचे दौड़ता है और देखता है एक झूमर इन्हेई के ऊपर गिरने वाला है। तुरंत वो उसे बचा लेता है, पर जब वो उसके होठों पर खून देखता है, उसके अंदर का वैम्पायर जाग उठता है और वो अचानक उसे किस कर लेता है। खून का स्वाद लेने के लिए इन्हेई सदमे में जम जाती है और जब उसे समझ आता है कि सुनवू ने उसे सिर्फ खून पीने के लिए किस किया तो वो गुस्से से भर जाती है। सुनवू ग्लानि महसूस करता है और अपने वैम्पायर दोस्तों से मिलकर कहता है कि इन्हेई का खून पीने से उसे अपनी पहली मोहब्बत हेई सुन याद आ गई। उनका पुराना दोस्त रोज भी उससे मिलता है। एक सदी बाद उसे देखकर खुश होता है, पर ये जानकर उदास हो जाता है कि वो इंसान नहीं बन पाया। रोज उसे जिंदा रहने के लिए एक बैग में खून दे देती है। वापस घर लौटकर सुनवू इन्हेई को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है वो किस एक गलती थी, उसका कोई और मतलब नहीं था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसे जज्बात नहीं हैं। लेकिन इन्हेई अब भी गुस्से में है। वह उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर देती है। अगली सुबह सुनवू पार्क के रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ इन्हेई को अपने स्टूडेंट्स के साथ देखता है। उसे देखकर वह उत्सुक हो जाता है और एक रूड टीचर को फूड ऑर्डर डिलीवर करने की छोटी सी नौकरी ले लेता है। टीचर उससे कहता है कचरा बाहर फेंक दो। जब सुनवू कचरा फेंकने जाता है तो एक क्लीनिंग स्टाफ उसे सिखाता है कि कचरा अलग अलग तरीके से कैसे छांटा जाता है। इन्हेई के पास रहने के लिए वह स्कूल में ही एक झाड़ू लगाने की नौकरी ले लेता है। जब वह इन्हेई के क्लासरूम का कचरा उठाने जाता है तो इन्हेई उसे देखकर चौंक जाती है। वह तुरंत कहती है तुम ये नौकरी छोड़ दो, लेकिन सुनवू मना कर देता है। मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाना है, मुझे काम करने दो। उस रात इन्हेई अपने दोस्त दुसिक के रेस्टोरेंट जाती है डिनर के लिए। सुनवू जब वापस मेंशन पहुंचता है तो मिस्टर को उसका इंतजार कर रहा होता है। उससे सब कुछ सुनकर मिस्टर को कहता है अगर तुम्हें इंसान बनना है तो इन्हेई को अपने प्यार में गिराओ और उसका खून पी लो। दुसिक इन्हेई को घर तक छोड़ता है और उसे आत्मरक्षा के लिए पेपर स्प्रे देता है। सुनवू उन्हें छत से देखता है। उसके दिल में अजीब सा खींचतान चल रही होती है। अगली सुबह वह देखता है कुछ स्टूडेंट्स स्कूल के पिछवाड़े से चुपके निकल रहे हैं। वह नहीं जानता था कि उन्होंने वहां सिगरेट जलाकर छोड़ दी है, जिससे आग लग जाती है। प्रिंसिपल सुनवू पर इल्जाम लगाता है कि उसने ही आग लगाई। कुछ छात्र झूठ बोलते हैं कि उन्होंने उसे धुआं करते देखा था। तभी इन्हेई समय पर पहुंचती है। असली दोषी छात्र यांग को पकड़कर प्रिंसिपल के सामने लाती है और सीसीटीवी फुटेज दिखाकर सुनवू की बेगुनाही साबित करती है। सुनवू इन्हेई की मदद देखकर भावुक हो जाता है। उसे अपनी पुरानी मोहब्बत हेसुन की याद आ जाती है। जब वह अपनी पुरानी दुखद प्रेम कहानी बताता है तो इन्हेई असहज हो जाती है। सुनवू को लगने लगता है कि शायद इन्हेई हेसुन का पुनर्जन्म है। उसका व्यवहार थोड़ा अजीब हो जाता है जो इन्हेई को परेशान करने लगता है। वह उससे साफ कहती है मुझे फॉलो करना बंद करो और मुझसे दूर रहो। सुनवू का दिल टूट जाता है। वह सोचता है जिस औरत का मैं सदियों से इंतजार कर रहा था उससे मैं अजनबी बन गया हूँ। पार्क उसे सलाह देता है अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। इंसान बनने के लिए तुम्हें उसका खून चाहिए। अगले दिन स्कूल में अफवाह फैल जाती है कि इन्हेई और सुनवू एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस वजह से इन्हेई के लिए स्कूल का माहौल मुश्किल हो जाता है। दो छात्र सुनवू को स्नैक्स देते हैं और वह सोचता है इन्हेई को गिफ्ट देकर उसका मूड थोड़ा ठीक कर दे, लेकिन इन्हेई और गुस्सा हो जाती है। वह कहती है मुझसे दूर रहो, तुम्हारी वजह से लोग बातें बना रहे हैं। सुनवू हर दिन मेंशन के बाहर इन्हेई का इंतजार करता है। सोचता है शायद वह बदल जाए, लेकिन इन्हेई तंग आकर पुलिस बुला लेती है। परेशान होकर सुनवू उससे कहता है एक मूवी देखने चलो ना। पहले तो वह मना कर देती है, पर जब वह मजाक में कहता है क्या तुम्हें डर लगता है मुझसे प्यार हो जाएगा, तो वह मजबूरन मान जाती है। अगली सुबह सुनवू नए कपड़ों में मॉडर्न लुक में आता है ताकि इन्हेई को इम्प्रेस कर सके, लेकिन मूवी के दौरान इन्हेई सो जाती है और जोर से खर्राटे लेने लगती है, जिससे सुनवू को निराशा होती है। अगले दिन प्रिंसिपल इन्हेई को निकाल देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सुनवू का साथ दिया था। जब सुनवू को ये पता चलता है तो वह इन्हेई को तसल्ली देने आता है। इन्हेई कहती है मैंने तुम्हारे लिए नहीं बस सही के लिए स्टैंड लिया था। दिल टूटी हुई इन्हेई दुसिक के बार में जाकर वाइन ऑर्डर करती है। स्टाफ उसे फ्री में सर्व करता है क्योंकि दुसिक ने पहले ही कह दिया होता है। वापस जाते वक्त वह लड़खड़ा जाती है और दुसिक उसे संभाल लेता है। मेंशन लौटकर इन्हेई थोड़ी सी और ड्रिंक कर लेती है, जिससे सुनवू इरिटेट हो जाता है। अगली सुबह वह देखता है इन्हेई बुखार में तप रही है। वह अपनी पुरानी नॉलेज से इलाज करने लगता है, बिना जाने कि आजकल दवाइयाँ अलग होती हैं। तभी दुसिक वहाँ आ जाता है और उसके पास वही दवा होती है जो इन्हेई को चाहिए थी। सुनवू वह दवाई देता है और कहता है
मैंने खुद बनाई है। थोड़ी देर बाद इन्हें ठीक हो जाती है और नीचे आकर समझ जाती है कि दवाई दुसिक ने दी थी। फिर भी वह सुनवू के कंसर्न की सराहना करती है। दुसिक का फोन आता है, वह चिंता जताता है और इन्हें से मिलने कैफे बुलाता है। वहाँ वह कहता है, तुम्हें किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये मेंशन तुम्हारे लिए ठीक नहीं। लेकिन इन्हें मना कर देती है, कहती है मुझे यहाँ रहने के अपने कारण हैं। अगले दिन वह मेंशन के बेसमेंट में एक पुरानी स्केच देखती है, हेसुन की तस्वीर। सुनवू उसे देख लेता है और स्केच उसके हाथ से ले लेता है। इन्हें उत्सुक होकर पूछती है, अगर मैं सच में हेसुन का पुनर्जन्म होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? सुनवू थोड़ा रूखे लहजे में कहता है, तुम न उसके जैसी लगती हो न उसके जैसी हो। इन्हें उसकी बात सुनकर नाराज हो जाती है और उसे माफी मांगनी पड़ती है। तब इन्हें को याद आता है कि सुनवू तो स्कूल में काम कर रहा था, फिर यहाँ क्या कर रहा है। वह जानकर हैरान होती है कि सुनवू ने प्रिंसिपल पर गलती से पानी गिरा दिया और नौकरी छोड़ दी। अब दोनों बेरोजगार हैं। इन्हें नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है, पर प्रिंसिपल के प्रभाव और अपनी आत्मविश्वास की कमी के कारण हर जगह से रिजेक्ट हो जाती है। दुसिक उससे कहता है, अपने बड़े मेंशन को गेस्ट हाउस बना लो, मैं मदद कर दूंगा। वह बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर देता है। इन्हें जब सुनवू से बात करती है तो वह मना कर देता है। तब इन्हें चालाकी से कहती है, सोचो अगर ये मेंशन फेमस हो गया तो शायद हेसुन का पुनर्जन्म यहाँ आ जाए। वह ये भी बताती है कि दुसिक बिना पैसा लिए मदद करने को तैयार है। सुनवू को दुसिक के इरादों पर शक होने लगता है। उसकी दोस्त रोज कहती है, शायद दुसिक इन्हें से प्यार करता है, इसलिए वो बिना मतलब के इतनी मदद कर रहा है। ये सुनकर सुनवू एक प्लान बनाता है। अगर इन्हें दुसिक से प्यार कर लेगी तो उसका ठंडा खून गर्म हो जाएगा और तब वह उसे पीकर इंसान बन सकता है।